हेलो एवरीवन, दिस इज योर टीचर संजीव कुमार। देखो, आज हम लोग 11th का लेक्चर 4 देख रहे हैं। लेक्चर 3 तक में हम तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स दिए थे, बोले थे कि कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख देना और उस क्वेश्चन को मैं डील कर दूंगा, है ना। चलो पहले मैं कुछ और सिखा लेता हूँ, फिर तुम्हारे होमवर्क्स पे भी आएंगे। निश्चित रूप से ये बताना, तुम्हें अगर कहीं भी कुछ समझने में दिक्कत हो रहा हो तो वो कमेंट में ज़रूर लिखना। वही हम लोगों को आगे जो है काम करने के लिए प्रेरित करता है कि ये काम को मैं कितना और बेहतर तरीके से कर सकूं। ठीक है, देखो हम लोग एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का एप्लीकेशन सीख रहे थे। क्योंकि थोड़ा मजबूरी है तुम लोगों को, हम एक दिन बीच करके वीडियो डालते हैं, क्योंकि मुझे 12th के लिए भी काम करना होता है ना, और भी सारे वर्क्स करने पड़ते हैं। फिर वीडियो को थोड़ा बहुत एडिट वगैरह भी करने में, लोड करने में टाइम वाइम लगता है, तो इसलिए तुम लोगों को अल्टरनेट डे जो है ना वीडियो मिलेगा। तो चलो, हम लोग जो हैं ये एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स जो सीखे थे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम बना रहे थे। चलो कुछ प्रॉब्लम और बताते हैं, फिर सबट्रैक्शन को पढ़ाएंगे। अब जैसे देखो जी, तुमसे कहा गया कि एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड है 3 मीटर, दूसरा वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर। कह रहा ए और बी को ऐड किए, जो रिजल्टेंट मिला वो आर है, ठीक ना। आर रिजल्टेंट वेक्टर है। तुमसे कहा गया कि फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी फॉर विच मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज, पहला क्वेश्चन है 7 मीटर, दूसरा क्वेश्चन है 5 मीटर, तीसरा क्वेश्चन है 1 मीटर। देखो क्या कह रहा, वेक्टर ए है 3 मीटर, बी है 4 मीटर, और ए और बी के बीच का एंगल हम क्या रखें जिससे रिजल्टेंट 7 मीटर हो जाए, या 5 मीटर हो जाए, है ना, या 1 मीटर हो जाए। तो सोचो कैसे देखें। देखो, ये जो रिजल्टेंट है, तुम ऑलरेडी जानते हो कि ए वेक्टर में बी को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि R 7 मीटर होना चाहिए। ये कब पॉसिबल है ना, R 7 मीटर होना चाहिए। तो चलो R के जगह 7 लिख देते हैं। A जो है ना वो 3 लिख दिए, B 4 लिख दिए, 2 3 × 4 cos थीटा। चलो स्क्वायर कर दिए, क्या हो गया 49, 9 + 16 + 24 cos थीटा। देखो तो ये क्या आया 49, ये हो गया 25 + 24 cos थीटा। 49 - 25 हो गया 24 = 24 cos थीटा। बोलो तो यहाँ पे cos थीटा कितने के इक्वल आ गया, तो cos थीटा हो गया 1, तो थीटा हो गया 0 डिग्री, है ना, थीटा हो गया 0 डिग्री। अब चलो तुम इसको दिमाग में बैठाओ, 3 में 4 को ऐसे जोड़ना है कि 7 मीटर हो जाए। तो थोड़ा सोचो तो, 3 मीटर इधर चले और 4 मीटर इधर ही चले, तो देखो तो इस 7 मीटर रिजल्टेंट हो गया कि नहीं। यानी अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो वो अलजबरा जैसा ऐड हो जाता है। नहीं, 3 में 4 जोड़े 7 मिल गया। लेकिन इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, देखो तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा रिजल्टेंट 5 होना चाहिए,
सोचो 3 में 4 जोड़े क्या हो जाना चाहिए 5। ये कैसे पॉसिबल है? अब अलजबरा जैसा सोचते हैं तो पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन आओ काम करते हैं। सेकंड पार्ट बना रहे हैं। फॉर्मूला तो तुम जान रहे हो, R इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इसमें करना क्या है, R के जगह 5 लिखो। क्वेश्चन में कह रहा R 5 होना चाहिए, है ना। A के जगह लिखो 3, B 4, 2 3 इंटू 4 cos थीटा, स्क्वायर करो 25 24 cos थीटा। देखो तो ये कितना आ गया, 25 माइनस 25 0, यानी कि 0 इक्वल टू 24 cos थीटा, है ना। यानी cos थीटा कितना आ गया जी, तो cos थीटा आ गया 0, यानी थीटा क्या हो गया 90 ना, है ना। तो पहले तो एक काम करो कि इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे फिर हम आगे मिटा करके बनाएंगे। देखो इससे हम लोग क्या सीखे, तो हम लोग जो हैं आगे ये सीखे कि A और B के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री रखोगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कितना होगा 5 मीटर। देखो ध्यान से, वेक्टर A है 3 मीटर और 90 डिग्री पर वेक्टर B को रख दो, B को रख दो 90 डिग्री पे, 4 मीटर है। अब देखो इसी को ना बोलते हैं रिजल्टेंट। बतलाओ तो ये रिजल्टेंट 5 मीटर होगा कि नहीं होगा? पाइथागोरस थ्योरम से भी हो जाएगा ना, समझा ना। यानी 3 में 4 जोड़ेंगे तो 5 भी हो सकता है। कब? जब A और B के बीच का एंगल कितना हो 90 डिग्री। अब देखो इसी में तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि रिजल्टेंट 1 होना चाहिए। सोचो तो 3 में 4 जोड़ें और 1 आ जाए, कब पॉसिबल है? ऐसे सोचो, तुम 3 मीटर जाओ आगे और 4 मीटर जाओ पीछे, तो बोलो तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो जाएगा कि नहीं? यानी 3 मीटर इधर होना चाहिए, 4 मीटर इधर होना चाहिए, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो, और नहीं तो मेथड है हमारे पास तो फॉर्मूला है, बस वैल्यू रखो। बनना तो इसको है ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। बोलो R कितना? तो चलो क्वेश्चन कर R1, A कितना 3, B के जगह रखे 4, A के जगह 3, B 4 cos थीटा, स्क्वायर करो इधर 1 इधर हो गया 25 और प्लस 24 cos थीटा। देखो जी 1 माइनस 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 24 cos थीटा। यानी अब चलो इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, cos थीटा कितना आ गया -1, यानी थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। क्या सीखा कि 3 में 4 को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 7 होगा, 7 मीटर होगा। कब होगा? जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। और कम से कम कितना होगा 1 मीटर होगा। कब होगा? जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी तुमसे कोई पूछे ना कि रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 2 वेक्टर का अगर रिजल्टेंट निकाल रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो मैक्सिमम क्या होगा, तो उसको अलजबरा के तरह ऐड कर देना, ठीक ना। नोट में बात याद रखना, रिजल्टेंट का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, तो उसको अलजबरा जैसा ऐड कर दो, और कम से कम क्या होता है, तो अलजबरा जैसा सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक ना। चूंकि मैग्नीट्यूड माइनस में नहीं बोला जाता है, इसीलिए हम मॉड लगा दिए हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन तुमसे अगर ऐसे कहा जाए कि वेक्टर ए जो है मान लो 10 मीटर है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 6 मीटर है, और कहा जाए कि दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक ना। ये तो ऑलरेडी पहले की स्क्रीनशॉट ले चुके हो। तो देखो जी, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। अब तुमसे कहा गया
कि क्या हो सकता है, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी में बी, और ऑप्शन दिया गया, कह रहा 2 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 4 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 15 मीटर, चौथा ऑप्शन है 16 मीटर, चलो पांचवा ऑप्शन है 18 मीटर। देखो ध्यान से, तुमसे पूछा जा रहा कि ए अगर 10 मीटर हो, बी अगर 6 मीटर हो, तो रिजल्टेंट क्या हो सकता है? क्या 2 मीटर पॉसिबल है? तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं। रिजल्टेंट जो है कम से कम होगा, इसको अलजबरा जैसा सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बड़ा है ए बड़ा है या बी बड़ा, उससे माइनस कर दो छोटा वाला, यानी 10 - 6, यानी 4 मीटर से कम रिजल्टेंट होने वाला नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अलजबरा जैसा ऐड कर दो, यानी कि रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू कम से कम 4 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 16 मीटर, यानी 4 और 16 के बीच कुछ भी हो सकता है अलग अलग एंगल पे, लेकिन 4 से कम नहीं होगा। तो कह रहा में भी क्या क्या हो सकता है, तो बोलेंगे 2 मीटर तो नहीं हो सकता है, 4 मीटर हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, लेकिन 18 नहीं हो सकता है ना। ये तो समझ गया, ये क्वेश्चन बताए उससे ये भी क्लियर हो गया। अब चलो, अगर मान लो तुम लोग दो वेक्टर के रिजल्टेंट का बात कर रहे हो, और ये कोई तुमसे पूछ दे रिजल्टेंट 0 कब होगा, है ना। 2 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 कब होगा? थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो। अगर तुम 2 मीटर आगे जाओ, अब फिर 2 मीटर पीछे आ जाओ, तो जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए ना। यानी 2 वेक्टर का रिजल्टेंट तब 0 हो सकता है या तब 0 होगा जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उसका डायरेक्शन अपोजिट हो, है ना। 2 वेक्टर का रिजल्टेंट कब 0 होगा? जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। जैसे इस तरह से समझो, ये पेन है, इस पेन पर अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाएं और 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाएं, बोलो पेन पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा कि नहीं? यानी इस बात को नोट में सीखना है, रिजल्टेंट ऑफ 2 vectors will be 0 if their magnitudes are equal and directions are opposite to each other, है ना। मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वैसे 2 वेक्टर को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट 0 होगा, है ना। जैसे देखो ये 2 मीटर है और इधर वेक्टर बी का डायरेक्शन अपोजिट में है इसके, और ये भी 2 मीटर है। तब तुम ए में बी को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलो एक बात तो ये सीखे। अब थोड़ा तुम समझना है, एक बात कर रहे हैं, अब 3 वेक्टर्स के लिए बात कर रहे हैं। 2 वेक्टर के लिए तो बहुत आसान है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन अपोजिट, तो रिजल्टेंट 0 होगा। 3 वेक्टर का रिजल्टेंट कब 0 हो सकता है? देखो पहले तो 3 वेक्टर का रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लो वेक्टर ए में ऐड कर दिए बी को, बी में ऐड कर दिए सी को, तो बोलो तो इसी को ना रिजल्टेंट बोलते हैं। तो ये तो 0 तो नहीं आया, है ना, कुछ तो लेंथ इसका आया है, ये 0 नहीं आया। तो रिजल्टेंट 0 का मतलब क्या हुआ? 0 का मतलब ये हुआ, जैसे देखो ये वेक्टर ए में हम ऐड किए बी को,
यानी ए के हेड में बी के टेल को, और बी में ऐड कर दिए सी को, यानी बी के हेड में सी के टेल को, और पहुंच गए वहीं जहां से चले थे। तो देखो तो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया कि नहीं। यानी 3 वेक्टर का रिजल्टेंट कब 0 होगा, तो जब डायग्राम जो है ट्रायंगल जैसा बन जाए, है ना। जब ट्रायंगल जैसा बन जाए तब रिजल्टेंट 0 होगा, यानी जहां से स्टार्ट हो वहीं पहुंच जाए। थोड़ा बढ़िया समझना इसको। अब देखो, अब जैसे तुमसे कोई कहे, याद करो मैथमेटिक्स में 9th-10th में पढ़ा है कि कोई भी ट्रायंगल में 2 साइड को जब जोड़ते हो तो तीसरे साइड से क्या होता है, बड़ा होता है ना। कोई भी 2 साइड को जोड़ोगे तो वो तीसरे साइड से, इन दोनों का जो सम होता है वो तीसरे से बड़ा होता है। अगर तुमसे कोई कहे कि एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिसका एक साइड 5 मीटर, दूसरा 2 मीटर और तीसरा 500 मीटर, बोलो क्या ऐसा कभी ट्रायंगल बनेगा? क्या ऐसा कभी ट्रायंगल बनने वाला है ही नहीं। यानी ट्रायंगल बनने का शर्त है, ऐसा ट्रायंगल क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 7 हुआ, वो 500 मीटर से तो ज़्यादा नहीं ना है। इसलिए इस ऐसा अगर 3 वेक्टर हो तो उसका रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है। हाँ, तुमसे अगर कोई कहा कि भाई 3 वेक्टर है मेरे पास, एक है 5 मीटर, दूसरा मान लो 8 मीटर और तीसरा चलो मान लो 10 मीटर, क्या इन तीनों का रिजल्टेंट 0 हो सकता है? तो तुम ऐसे देखना कि अच्छा, जो तीनों में जो स्मॉलर वेक्टर कौन कौन है, छोटा वाला कौन है? तो एक 5 है, एक 8। 5 और 8 को जोड़ो, देखो तो ये जो आया वो 10 से बड़ा है कि नहीं? तो बड़ा है, यानी कि ट्रायंगल बन सकता है। और ट्रायंगल अगर बन सकता है तो इन तीनों का रिजल्टेंट 0 हो सकता है। यानी बोलेंगे कि रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड सी में बी 0 है ना, इसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। अब चलो, ये तो एक एग्जाम्पल लिए, चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तुमसे कोई कहे एक है वेक्टर ए 10 मीटर, दूसरा है वेक्टर बी वो भी 10 मीटर, तीसरा है वेक्टर सी वो भी 10 मीटर। बोलो तो इसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है कि नहीं? देखो, जब भी 3 वेक्टर है ना, कहे कि रिजल्टेंट 0 हो सकता है कि नहीं, इनडायरेक्टली वो तुमसे पूछ रहा है ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं। तो बोलो तो ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं? ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं? ऐसा तुम ट्रायंगल बना सकते हो ना जिसका तीनों साइड इक्वल हो? नहीं, हम लोग ए में ऐड किए बी को, बी में ऐड किए सी को, और अगर तीनों 10-10 मीटर का है तो जहां से चले वहीं पहुंच गए ना, यानी कि रिजल्टेंट 0 हो सकता है। एक बात और जानना, अगर तुमसे हम ये कह दें कि बतलाओ जी ये है 10, बी है 10, सी है 10, बोलो रिजल्टेंट क्या होगा? तो तुम बोलना ये हम नहीं बता सकते। तो तुम्हारे माइंड में आएगा कि कभी आप बोलते हैं कि 0 होगा, फिर कभी कहते हैं नहीं बता सकते। अरे देखो, हम बार बार एक बात बोल रहे हैं कि इन तीनों का रिजल्टेंट 0 हो सकता है, मतलब कि इन तीनों का रिजल्टेंट बहुत कुछ हो सकता है जिसमें एक 0 भी है। जैसे अब मान लो इन तीनों को तुम ऐड कर रहे हो, तुमसे कोई कहा हम 10 मीटर इधर जाएंगे, फिर 10 मीटर इधर जाएंगे, फिर 10 मीटर इधर जाएंगे, क्या तुम जहाँ से चले वहीं पहुँच गए? नहीं ना, तो रिजल्टेंट 0 हुआ। कोई कहेगा नहीं हम 10 मीटर इधर जाएंगे, फिर 10 मीटर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, तो क्या रिजल्टेंट 0 हो गया? नहीं। यानी 3 वेक्टर का रिजल्टेंट कब 0 हो सकता है ये बात बोलोगे, 0 होगा ऐसा बात नहीं बोलोगे। बोलेंगे 3 वेक्टर का रिजल्टेंट तब 0 हो सकता है जब उसमें कोई भी 2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐड करें और तीसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा हो, तब वो पॉसिबल है कि रिजल्टेंट 0 हो सकता है ना। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो।
अब देखो जी, अब नोट में जो तुमको सेकंड पॉइंट लिखा रहे हैं उसके पहले एक बात और समझो। अच्छा एक बात बतलाओ तुम, अगर हम तुमसे कहें कि वेक्टर ए जो है 5 मीटर है, वेक्टर बी जो है उसका मैग्नीट्यूड, देखो एरो नहीं देंगे तो मैग्नीट्यूड रहता है, मान लो ये 3 मीटर है, वेक्टर सी जो है वो 6 मीटर है, बतलाओ तो इसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है कि नहीं? तो क्या बोलोगे? 5 और 3 को जोड़े 8 हो गया, और 8 इज ग्रेटर देन 6 है ना, इसलिए रिजल्टेंट 0 हो सकता है। लेकिन यही हम बोलते ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 20 मीटर है, बतलाओ क्या रिजल्टेंट 0 हो सकता है? तो बोलेंगे कि नहीं, 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 में 3 को ऐड करेंगे तो 8 होगा, और 8 जो है वो 20 से कम है, इसलिए रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें क्या बोलेंगे कि रिजल्टेंट 0 हो सकता है, होगा नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो बहुत सारा है, लेकिन 0 भी हो सकता है। अच्छा एक बात बतलाओ, तुमसे अगर कोई कहे एक 3 मीटर है, एक 2 मीटर है, एक 5 मीटर है, बोलो रिजल्टेंट 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पहले सोचो, ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो ट्रायंगल बनने का शर्त होता है कि जो 2 छोटा वाला है उसको ऐड करो, तो 3 में 2 जो ऐड किए 5, अलजबरा जैसा ऐड करना है यहाँ पे, तो दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड करो 5। अब 5 तो 5 के इक्वल है, क्या ट्रायंगल बन सकता है? तो बोलेंगे नहीं, ट्रायंगल तो नहीं बन सकता है। तो क्या रिजल्टेंट 0 हो सकता है? तो बोलेंगे कि हाँ, रिजल्टेंट तो फिर भी 0 हो सकता है। कैसे? देखो ध्यान से, 3 मीटर गए आगे, फिर 2 मीटर गए आगे, लौट के पीछे आ गए, बोलो जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए कि नहीं? फिर से रिजल्टेंट 0 हो गया। मतलब हम लोग ऐसे बोलेंगे, देखो जो सेकंड पॉइंट नोट में हम लोग लिखेंगे उसमें बोलेंगे कि रिजल्टेंट ऑफ 3 vectors may be 0 if the sum of magnitudes, उनके मैग्नीट्यूड को अगर ऐड करें, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 स्मॉलर वेक्टर्स is greater than or equal to the magnitude of third vector। मतलब कि 3 वेक्टर का रिजल्टेंट कब 0 हो सकता है? तो जब तुम 2 स्मॉलर वेक्टर को ऐड करो और तीसरे से वो बड़ा हो जाए या उसके इक्वल भी हो जाए तो रिजल्टेंट 0 हो सकता है। और 2 वेक्टर के लिए क्या पढ़ा? तो 2 वेक्टर के लिए पढ़ा कि उसका रिजल्टेंट कब 0 होता है? तो जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, है ना। 2 वेक्टर के लिए एकदम परमानेंट कंडीशन है, उसमें रिजल्टेंट 0 होगा ही होगा। लेकिन 3 वेक्टर में, जैसे देखो इस एग्जाम्पल में कोई कहे क्या रिजल्टेंट इसका तीनों का 0 होगा, तो बोलेंगे देखो रिजल्टेंट क्या होगा वो एक डिफरेंट बात है, वो बहुत कुछ हो सकता है। क्या 0 हो सकता है? तो बोलेंगे कि हाँ हो सकता है। 5 में 3 जोड़े 8 जो 6 से बड़ा है, इसलिए रिजल्टेंट 0 हो सकता है। समझ गया? तो इसका भी जो है ना एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो तुम लोगों को कुछ होमवर्क दिए थे और होमवर्क ट्राई किए होगे, तो कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस भी करते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि
एक वेक्टर है ए जो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसका मैग्नीट्यूड 100 यूनिट है। दूसरा है वेक्टर बी, उसका भी मैग्नीट्यूड 100 यूनिट है और ये जो है 135 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस। थोड़ा सोचो, ये अगर 135 डिग्री है तो ये तो 45 होगा ना, है ना। अब चलो इसी क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि एक तीसरा वेक्टर है सी जो है ना, तीसरा वेक्टर जो सी है 315 डिग्री के एंगल पे, 315 डिग्री के एंगल पे देख लो। यानी कि ये एंगल 45 और क्वेश्चन में पूछ रहा है इस तीनों का एडिशन क्या होगा, रिजल्टेंट क्या हो। क्वेश्चन में दे दिया है कि ए हो चाहे बी हो या सी हो, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है कितना, तो 100 यूनिट्स, है ना। रिजल्टेंट क्या होगा, थोड़ा सोचो, यानी तीनों को ऐड करना। एक बात बतलाओ, ये बी और सी मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो अभी ना पढ़े हो कि कोई भी दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल डायरेक्शन में अपोजिट हो तो क्या हो जाता है, जीरो। तो आर क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, तो आर हो गया ए प्लस जीरो, क्योंकि बी प्लस सी तो जीरो है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी एंड बी इज अपोजिट टू सी, इसलिए b प्लस सी तो जीरो, यानी r किसके इक्वल हो गया, a के। रिजल्टेंट हो गया a के इक्वल। क्या दिक्कत है, तो देखो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो जो a का होगा यानी 100 यूनिट्स। रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो जो a का डायरेक्शन होगा, बोलेंगे एंड इट मेक्स एन एंगल, makes an angle 45 degree with the x axis, है ना। चलो ये तो क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा हो गया। चलो इसको भी लिख लो। इसके अलावा मुझे लगता है कि तुमको दिक्कत हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 8 में, है ना। अक्सर जो है स्टूडेंट पूछता है, तुम लोगों के कमेंट बॉक्स में तो उतना कुछ लिखाया नहीं है, तो 8 नंबर प्रॉब्लम जो देखो, ये जो भी प्रॉब्लम बताए हैं एससी वर्मा का जो वॉल्यूम 1 है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, जो चैप्टर है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, है ना, उसी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर का जो है फर्स्ट ही चैप्टर का जो है ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखो अब तुमको बता रहे हैं, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। अब क्वेश्चन नंबर 8 तुमको बता रहे, जो कैरम बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ज़्यादातर स्टूडेंट को वो दिक्कत करता है, कुछ लोग उसके डायग्राम को परफेक्टली नहीं बना पाते हैं। तो तुम ये सोचो कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का हम लोग थियरी बस थोड़ा ही ना पढ़े थे कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट, और उसका देख रहे हो ना एप्लीकेशन कितना सारा है। यानी ये बात हमेशा याद रखना कि अगर प्रॉपर वे में तुम एप्लीकेशन नहीं सीखोगे ना, तो तुम्हें क्या लगता है कि केवल थियरी पढ़ा के छोड़ दिया जाए तो ये सारे प्रॉब्लम तुमसे खुद बन जाएंगे? नहीं, प्रॉब्लम बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है, उसको हमेशा ख्याल रखना। और बिना प्रॉब्लम बनाए अगर पढ़ते हो सब बात खूब अच्छा समझ में आएगा, सिलेबस भी एकदम फास्ट भागते जाएगा, लेकिन होना कुछ नहीं है।
ठीक ना। तो जो काम तुमको परिणाम तक पहुंचाए ही नहीं, मंजिल तक ले जाए ही नहीं, वो रास्ता, वो तरीका कभी भी सही नहीं हो सकता। हाँ चलो देखो ध्यान से, तुमको अब 8 नंबर प्रॉब्लम बता रहे। 8 नंबर जो प्रॉब्लम है वो कैरम बोर्ड से रिलेटेड है। और संयोग है कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे से स्टार्ट में जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था तो मेरा छोटा भाई का एक फ्रेंड पूछने आया था, और उस समय वो लोग भी जहाँ कहीं पढ़ते थे, चूँकि ये बुक न्यू आया था, तो हुआ क्या था कि वो बहुत अच्छा उनको गलत सॉल्यूशन मिल गया था, कारण कि बहुत लोग अभी यूज टू हुए नहीं थे। और इसी क्वेश्चन को पूछा था और मैं एक्सप्लेन किया, उसी के बाद वो लोग जिद करने लगे थे कि सर भैया हम आप ही से पढ़ेंगे। उस समय भैया भैया ही बोलता था सब, फिर हम सर बन गए, है ना। वहीं से शुरुआत हो गया। तो चलो ये क्वेश्चन जब भी बतलाते हैं तो हमको ये याद आता है, तो तुमसे भी शेयर कर लिए। ध्यान से देखो, कह रहा क्वेश्चन में कि एक कैरम बोर्ड है जिसका साइड जो है प्रत्येक साइड 4 फीट का, और तुम सेंटर पर एक क्वीन रखे, इधर से हिट किए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्वीन जो है फ्रंट वॉल से, सामने के दीवार से स्ट्राइक करके होल में चला जा रहा है। अब देखो कुछ लोग गलती क्या करता है ना, डायग्राम बनाता है ना, पहले इधर चला जाता है फिर ऐसे चला आता है। देखो ये कभी पॉसिबल है क्या? तुम ही सोचो तो, कैरम बोर्ड खेले होगे, अगर तुम सीधे स्ट्राइकर से हिट करो 90 डिग्री पे तो ये तो लौट के इधर ही ना आ जाएगा। यानी कि अगर उसको इधर के होल में इंटर करना है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये क्वीन जो है वो इधर जाके कहीं स्ट्राइक करे, और स्ट्राइक करके तब ये होल में इस तरह से, या इधर से भी स्ट्राइक करके इधर के होल में आए, है ना। देखो जी, यहाँ से यहाँ तक जो है वो 2 फीट होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। चलो ये तो समझे कि यहाँ से यहाँ 2 फीट होगा। क्वेश्चन क्या है पहले ये समझ लो। क्वेश्चन में 3 पार्ट है। एक पार्ट में पूछ रहा है कि बतलाओ सेंटर से फ्रंट वॉल का डिस्टेंस कितना है जहाँ पे जाके स्ट्राइक किया, फिर फ्रंट वॉल से होल का डिस्टेंस क्या है। अब फिर पूछ रहा है कि बतलाओ सेंटर से कॉर्नर का डिस्प्लेसमेंट क्या है, माने उस होल का डिस्टेंस क्या है। देखो एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुमको कोई 5 काम दे तो तुम पहले ये देखना ना कि उसमें सबसे इजी कौन है। जो इजी हो ना उसको कर लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि उसका जानते हो क्या बेनिफिट होता है कि लगता है कि चलो 5 में कुछ नहीं तो 2 तो कर लिए है ना, अच्छा चलो अब आगे में प्रयास। और क्या होता है कि कहीं एक क्वेश्चन में तुम उलझ गया और जो आता था वो भी छूट जाता है। इसीलिए हमेशा तुमको शिक्षक सिखाते हैं कि एग्ज़ाम में पहले वो क्वेश्चन बनाना चाहिए जो तुमको बेहतर ढंग से आ रहा हो। देखना, तो जैसे इसमें एक पार्ट तो हम लोगों के लिए बहुत आसान है। क्या भाई? तो सेंटर से होल का डिस्टेंस क्या है, ये बिल्कुल आसान है। कैसे समझ ही रहे हो, ये तो 90 डिग्री का एंगल है, ये 2 फीट है, ये भी तो 2 ही फीट है ना। सोचो ये 2 फीट और ये 2 फीट, तो ये डायरेक्ट हाइपोटेनस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो क्वेश्चन का 3rd पार्ट तो हम लोग बना लिए, लेकिन मेन क्वेश्चन तो ये है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो। देखो क्या करो, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो। याद करो जैसे लाइट में तुम पढ़ते हो ना कि
लाइट जितना एंगल पे इंसिडेंट हुआ उतना ही पे रिफ्लेक्ट हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना होगा। बोलो। तो देखो वैसे ही जब तुम आगे कॉलिजन वगैरह पढ़ोगे तो जानोगे, और कॉलिजन जब इलास्टिक होता है ना, फिक्स वॉल से स्ट्राइक करता है तो जितना एंगल पे स्ट्राइक करता है उतना ही पे रिबाउंड कर। तो बस यहाँ तुम्हारे माइंड में बस एक ही बात होना चाहिए कि ये जो एंगल है ना वो इक्वल हो, ये एंगल इक्वल हो। सोच लो, ये थीटा तो ये भी थीटा है, और अगर ये थीटा होगा तो अल्टरनेट एंगल होने के कारण ये भी थीटा हो। अब देखो जी, मान लो इस पॉइंट को हम ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी और इस पॉइंट को डी। मुझसे पूछा गया कि ओ से ए का डिस्टेंस क्या होगा, है ना, ओ से ए का डिस्टेंस क्या होगा। तो देखो अगर ओ बी मालूम हो जाए और ए बी मालूम हो जाए तो ओ ए निकल जाएगा क्या? बोलो। अगर बी सी मालूम हो जाए और ए बी मालूम हो जाए तो ए सी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सब मालूम कैसे होगा? ध्यान से देखना, ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, ओ ए बी और सी ए बी, इन दोनों को थोड़ा कंपेयर करो, तुलना करो। थीटा थीटा इक्वल है, ये 90 ये भी 90, और ये साइड कॉमन है ना, तो बोलो तो ये कंग्रुएंट हुआ कि नहीं? हिंदी में बोलो तो सर्वांगसम हुआ कि नहीं? एक जैसा हुआ ना। यानी हम लोग बोलेंगे कि ट्रायंगल ओ ए बी कंग्रुएंट ट्रायंगल सी ए बी, ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है, एक जैसा है, इसलिए ओ बी शुड बी इक्वल टू बी सी। चलो इसको हम एक्स मान लेते हैं, है ना, ओ बी और बी सी इक्वल है। अब चलो इस दोनों ट्रायंगल को देखो, इस दोनों ट्रायंगल में देखो थीटा थीटा इक्वल है, फिर ये 90 ये भी 90 है, साथ में देखो ये 2 फीट तो ये भी 2 फीट है, यानी ये भी जो दोनों ट्रायंगल है बोल सकते हो ट्रायंगल सी ए बी कंग्रुएंट ट्रायंगल, इसका भी नाम ई रख देते हैं, ट्रायंगल सी ई डी, है ना, सी ए बी सी ई डी इक्वल हो गया। अब बतलाओ तो जब ये दोनों कंग्रुएंट है तो थीटा के सामने यहाँ बी सी है, यहाँ थीटा के सामने सी डी है, तो बोलोगे ना बी सी इज इक्वल टू सी डी। तो सोचो ओ बी इज इक्वल टू बी सी, जिसको एक्स बोले हो, अब फिर बी सी इज इक्वल टू सी डी, तो जाहिर है इसको भी एक्स बोलेंगे कि नहीं? यानी ओ बी बी सी सी डी तीनों क्या हो गया? इक्वल। अब ओ से डी तक जो है तुमको मालूम है ना कि ये 2 फीट है, ओ से डी तक 2 फीट है, और ओ डी कितने के इक्वल है? ओ बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 2 फीट, यानी x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, यानी 3x इज इक्वल टू 2। बतलाओ तो x कितना हो गया? x हो गया 2/3 फीट, है ना, x हो गया 2/3 फीट, यानी हमको ओ बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया। अब निकालना क्या है? अब जो भी निकालना है मेरे लिए बहुत आसान है। अब ओ ए का वैल्यू निकालना है। देखो जी, ओ से ए का डिस्टेंस क्या होगा? तो अंडर रूट ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ बी तुमको मालूम है, ओ बी एक्स के इक्वल है और एक्स आया है 2/3, यानी 2/3 स्क्वायर, और ए बी क्या है? 2 है। बतलाओ बन गया कि नहीं? कितना हो गया? 4/9 प्लस 4, सॉल्व करो, अंडर रूट 40/9 फीट, है ना, और सिंप्लीफाई कर सकते हो। समझ गया? अब हमको अगला क्वेश्चन है, ए से ई का डिस्टेंस बतलाना है। दीवार पे जहां स्ट्राइक किया है वहां से होल का डिस्टेंस बताना है। थोड़ा सोचो, ए ई निकालना है, तो ए ई को बोल सकते हो ना ए सी प्लस सी
फिर तुम जान रहे हो कि ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है, तो 90 के सामने AC है और 90 के सामने CE है, तो जितना AC है उतना ही CE है ना। तो तुम चाहो तो इसको 2AC भी लिख सकते हो। और सोच लो AC जो है वो किसके इक्वल है, OA के, है ना। ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है, तो OA बोलो चाहे AC बोलो, ये दोनों इक्वल है। तो तुम इसको लिख सकते हो क्या, 2OA। और अभी ना तुम OA का वैल्यू निकाले हो कितना, √40/9, और अपना सिंप्लीफाई कर। चलो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बन गया। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है जी, कि सेंटर से होल का डिस्टेंस क्या है ना। सेंटर से होल का डिस्टेंस क्या, ये वाला डिस्टेंस तुमसे पूछा जा रहा है। तो सोचो OD मालूम है और DE मालूम है, इसमें तो कोई बुद्धि लगाना ही नहीं है, तो डायरेक्ट ही बोल सकते थे। तो अंडर रूट बोलेंगे OD² प्लस DE²। OD जो है वो 2 है, 2A² प्लस 2A², 2√2 फीट, है ना। तो चलो 8 नंबर क्वेश्चन जो है बता दिए, 3 नंबर क्वेश्चन बता दिए। तुमको होमवर्क दिए थे 1, 2, 6, 8 एंड 10। देखो एक तरह से आज के क्लास, हाँ 3 नंबर भी दिए थे, ठीक ना। SCV से होमवर्क दिए थे, और लास्ट में देखना होमवर्क दिया जाता है ना, तो तुम्हारे पास बुक नहीं तो उसका ख्याल रखा जाता है। वो जिस पेज का होमवर्क दिया गया है उस पेज का तुमको फ़ोटो डाल दिया जाता है, जिससे कि तुम पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद तुम उस क्वेश्चन को थोड़ा जूम करके जैसे भी पढ़ते हो अपना पढ़ो, है ना। तो अभी जो है और कोई बहुत बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है तुम लोगों के लिए। अल्टरनेट डे हम जो खास करके 11th वाले के लिए अल्टरनेट डे हम दे रहे हैं वीडियो, क्योंकि एक तो बहुत सारे लोग अभी इनको मालूम नहीं कि 11th का कोर्स हो रहा है। 12th वाले तो ठीक है, वो सबको मालूम है, क्योंकि कुछ लोगों का तो 10th का ही एग्ज़ाम था। तो चलो ये काम करते रहना, और कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, किसी तरह का बात बताना हो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू ही हम लोग अभी बात कर सकते हैं, तो बात करेंगे। फिर जब कभी तुम्हारे लाइव क्लासेज में आएंगे उसको देख लेना। और देखो ये पिछले क्लास में भी हम कुछ स्ट्रैटेजी बतलाए हैं 12th बोर्ड वाले के लिए, तो वो भी तुम लोग थोड़ा सा सुनना, उसमें थोड़ा प्लान रहता है ना। तो प्लान बहुत अलग अलग नहीं होता है 11th का और 12th और सबका, सब में कुछ चीज़ कॉमन होता है। तो वो सब वीडियो को तुम लोग बढ़िया से देखना सुनना, वो इसके जस्ट पहले होगा, है ना। तो चलो, थैंक यू।